नमस्ते और स्वागत है आज की हमारी इस खास चर्चा में। नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हम सब दिन में कई बार तय करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर गौर करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सफर है हमारे भोजन का, हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। और ये सोचना ही कमाल का है कि ये कोई मामूली सफर नहीं है। ये एक तरह से हाई टेक और पूरी तरह से ऑटोमेटेड फैक्ट्री के अंदर की यात्रा जैसा है। एक फैक्ट्री, वाह। हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि कैसे ये सिस्टम हमारे खाए हुए खाने को, मतलब उसे हमारे शरीर के लिए ईंधन में बदल देता है। बिल्कुल, एक फैक्ट्री। तो चलिए इस फैक्ट्री के काम करने के तरीके को समझते हैं। सबसे पहले तो इस पूरी फैक्ट्री की जरूरत ही क्यों है? देखिए, हमारा शरीर खरबों छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से बना है। खरबों? हाँ, और उन सभी को लगातार ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, पर यहाँ एक पेच है। क्या? कोशिका बहुत बहुत छोटी होती हैं, वो रोटी या सब्जी के टुकड़े को उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकती। अच्छा। यहीं पर पाचन का जादू काम आता है। पाचन वो प्रक्रिया है जो भोजन के बड़े और कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिल अणुओं को छोटे और सरल पदार्थों में तोड़ती है, ताकि हमारी कोशिकाएं उन्हें सोख सकें। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे आप एक बड़ी लकड़ी को सीधे आग में नहीं जला सकते, पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना पड़ता है। वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी है। तो स्रोत हमें बताते हैं कि ये लकड़ियां कौन सी हैं और वो छोटे टुकड़ों में कैसे बदलती हैं। तो हमारे भोजन में 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, जैसे रोटी या चावल में। ये पचने के बाद ग्लूकोज बन जाता है, मतलब शरीर के लिए इंस्टेंट एनर्जी। हाँ, और दूसरा है प्रोटीन, जो दालों या पनीर में होता है। हाँ। वो अमीनो एसिड में टूट जाता है। ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, और वो ऊर्जा को स्टोर करने के काम आता है। सही कहा। एक मिनट, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स का क्या वो भी टूटते हैं? यही तो मजेदार बात है। स्रोत बताते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स इस फैक्ट्री में वीआईपी मेहमानों की तरह हैं। हाँ, वीआईपी मेहमान। हाँ, वो पहले से ही इतने सरल और छोटे होते हैं कि उन्हें पाचन की जरूरत ही नहीं पड़ती। शरीर उन्हें सीधे सोख लेता है, उन्हें किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए भोजन के एक निवाले के साथ इस फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उसके साथ क्या क्या होता है। ठीक है। स्रोत इस पूरे सफर को 5 मुख्य चरणों में बांटते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, मतलब इंजेशन, यानी भोजन को मुंह में रखना। हाँ, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। मुंह सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं है, ये एक तरह की रिसीविंग एंड प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट है। अच्छा। जैसे ही भोजन अंदर आता है, 3 टीमें उस पर काम करना शुरू कर देती हैं, दांत, जीभ और लार। हाँ, दांतों की बात करते हैं। मुझे स्रोतों को पढ़ते हुए एक बात बहुत दिलचस्प लगी। हमारे दांत सिर्फ चबाने के लिए नहीं है, वो एक पूरा टूल किट है। सामने के दांत, जिन्हें कृंतक या इंसाइजर्स कहते हैं, वो कैंची की तरह काटने का काम करते हैं। हाँ, और उनके बगल में जो नुकीले दांत हैं, रदनक मतलब केनाइन्स, वो भोजन को फाड़ने के लिए हैं। और पीछे की तरफ? पीछे हमारे ग्राइंडर्स हैं, अग्र चवर्णक, प्रीमोलर्स और चवर्णक मोलर्स। इनका काम है भोजन को पीस कर उसका पेस्ट बना देना। तो ये एक तरह का मैकेनिकल डाइजेशन हुआ? बिल्कुल, भोजन को भौतिक रूप से छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ताकि आगे का काम आसान हो जाए। और यहाँ एक अजीब बात है, अकल दाढ़ की, विजडम टीथ। स्रोत बताते हैं कि ये एक अवशेषी अंग है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हमारे पूर्वजों को शायद सख्त भोजन चबाने के लिए इनकी जरूरत थी, लेकिन अब हमारा भोजन इतना नरम हो गया है कि इनकी कोई खास भूमिका नहीं रही। अच्छा, तो ये हमारे विकास की कहानी का एक सबूत है, जो हमारे मुंह में ही मौजूद है। हाँ। और जब दांत अपना काम कर रहे होते हैं, तब जीभ, वो एक मास्टर मिक्सर की भूमिका निभाती है। सिर्फ स्वाद ही नहीं बताती। नहीं, वो भोजन को बार बार दांतों के नीचे धकेलती है और साथ ही उसमें लार, मतलब सलाइवा, मिलाती जाती है। हाँ, लार। ये सिर्फ पानी नहीं है। हमारे मुंह में 3 तरह की लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। और मजेदार बात यह है कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, पैरोटिड, वो सबसे ज्यादा लार नहीं बनाती। अच्छा, तो कौन सी बनाती है? सबसे ज्यादा लार सब मैंडिबुला ग्रंथि बनाती है, लगभग 75%। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये दक्षता का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब सवाल यह है कि इस लार में ऐसा क्या है? इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। हथियार? हाँ, पहला है एक एंजाइम जिसे सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन कहते हैं। एंजाइम असल में आप कह सकती हैं जैविक कैंचियों की तरह होते हैं, जो खास तरह के अणुओं को ही काट सकते हैं। तो ये एमाइलेज नाम की कैंची किसे काटती है?
ये खास तौर पर स्टार्च को काटने के लिए बनी है, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन पेट में नहीं बल्कि हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ये शरीर की एक अद्भुत तैयारी है कि ऊर्जा के सबसे तेज स्रोत को जितनी जल्दी हो सके पचाना शुरू कर दो। और दूसरा हथियार? दूसरा हथियार है लाइजोजाइम। ये पाचन नहीं करता, ये हमारी फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड? हाँ, ये भोजन के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया को वहीं खत्म कर देता है। कमाल है। तो मुंह में ही भोजन को काटा पीसा गया, उसमें केमिकल मिलाया गया और उसे सैनिटाइज भी कर दिया गया। अब ये भोजन का गोला, जिसे बोलस कहते हैं, निगल लिया जाता है। हाँ, और फिर वो भोजन नली ईसोफेगस से होते हुए पेट की तरफ बढ़ता है। और एक सवाल है जो मेरे दिमाग में हमेशा से था कि अगर कोई इंसान मान लीजिए बिस्तर पर लेटकर या सिर के बल उल्टा खड़े होकर भी कुछ खाए, तो भी खाना उसके पेट तक कैसे पहुंच जाता है? गुरुत्वाकर्षण को तो उसे नीचे खींचना चाहिए, है ना? बेहतरीन सवाल। और इसका जवाब हमारी यात्रा के पहले पड़ाव में ही छिपा है। वो है हमारी ग्रास नली, या जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। ज्यादातर लोग इसे बस मुंह से पेट तक का एक खोखला पाइप समझते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट? वो कैसे? स्मार्ट ऐसे कि ये गुरुत्वाकर्षण के भरोसे काम ही नहीं करती। इसका अपना एक सिस्टम है, एक खास तरह की गति जिसे कहते हैं क्रमाकुंचन या पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि जैसे ही आप खाना निगलते हैं, ग्रास नली की जो मांसपेशियां हैं वो उसके ठीक पीछे से सिकुड़ना शुरू कर देती हैं। और फिर ये सिकुड़न एक लहर की तरह नीचे की ओर बढ़ती जाती है, खाने को आगे धकेलते हुए। अरे वाह! तो ये एक तरह की मस्कुलर वेव है, जैसे किसी ट्यूब में से टूथपेस्ट निकालते हैं पीछे से दबाते हुए। अच्छा, इसीलिए हमारी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना तो पेट में पहुंच कर ही रहेगा। कमाल है। बिल्कुल। तो इस वेव के जरिए खाना पेट में पहुंच गया। सुना है पेट जे आकार का होता है और यहाँ खाना लगभग 4 से 5 घंटे तक रहता है। हाँ, और पेट हमारी इस डिसअसेंबली लाइन का वो हिस्सा है जहाँ सबसे आक्रामक काम होता है। यहाँ खाना सिर्फ रखा नहीं जाता बल्कि उसे एक एसिडिक घोल में मथा जाता है। और हमें ये सब पता कैसे चला? इसके पीछे एक बहुत ही अजीब और अविश्वसनीय कहानी है। इंतजार, कोई कहानी है? मुझे तो लगा ये सब लैब में खोजा गया होगा। बताइए क्या हुआ था? ये बात है 1822 की। एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के एक फर व्यापारी थे। उनको गलती से पेट में गोली लग गई। अरे बाप रे! डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन वो जो घाव था ना, वो कभी पूरी तरह से भरा नहीं। उनके पेट में एक स्थायी छेद, एक खिड़की जैसी बन गई। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? पेट में खुली खिड़की, ये तो सुनने में ही भयानक लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर ब्यूमॉन्ट का दिमाग एक वैज्ञानिक का था। उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में एक मौका देखा। उन्होंने अगले कई सालों तक उस छेद के जरिए सीधे सेंट मार्टिन के पेट के अंदर देखा। उन्होंने खाने के टुकड़ों को धागे से बांधकर पेट में डाला, कुछ घंटों बाद बाहर निकाला और देखा कि उनके साथ क्या हुआ है। मतलब उन्होंने लाइव देखा कि पेट कैसे काम करता है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। तो उन्होंने क्या देखा? क्या पेट एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह खाने को पीसता है? पीसता भी है और गलाता भी है। उन्होंने देखा कि पेट की दीवारें लगातार एक रस छोड़ रही थीं, जो खाने को गला रहा था। यहीं से हमें पेट की असली केमिकल फैक्ट्री वाली भूमिका का पता चला। पेट की दीवारों में लाखों छोटी छोटी जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। इन ग्रंथियों को आप छोटी छोटी टीमें समझिए, जिनमें 3 तरह के विशेषज्ञ कोशिकाएं काम करती हैं। अच्छा, 3 अलग अलग टीमें। उनके क्या काम है? एंजाइम बनाती हैं। दूसरी और सबसे खतरनाक टीम है एसिड प्रोड्यूसर्स यानी ऑक्सिंटिक कोशिकाएं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl बनाती हैं। 1 मिनट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो वही एसिड है जो स्टील को भी गला सकता है। हमारा शरीर अपने अंदर इतनी खतरनाक चीज क्यों बना रहा है, और इससे हमारा पेट खुद क्यों नहीं जल जाता? यही तो सबसे शानदार बात है, और यहीं पर तीसरी टीम का काम आता है। ये हैं सिक्योरिटी गार्ड्स यानी म्यूकस कोशिकाएं। ये म्यूकस नाम का एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ बनाती हैं, जो पेट की पूरी अंदरूनी दीवार पर एक मोटी परत बना लेता है। ये परत एक तरह की फायर प्रूफ शील्ड है, जो उस खतरनाक एसिड को पेट की मांसपेशियों तक पहुंचने ही नहीं देती। तो शरीर एक खतरनाक हथियार बनाता है और फिर उससे बचने के लिए एक ढाल भी खुद ही तैयार करता है। गजब का संतुलन है। लेकिन फिर इस एसिड की जरूरत ही क्या है? अगर ये इतना खतरनाक है तो इसके बिना काम नहीं चल सकता।
नहीं चल सकता। इसके दो बहुत ज़रूरी काम हैं। पहला तो ये कि खाने के साथ जो भी हानिकारक बैक्टीरिया या दूसरे कीटाणु हमारे शरीर में घुस आते हैं, ये एसिड उन्हें तुरंत मार देता है। ये हमारे शरीर का पहला और सबसे मजबूत डिसइंफेक्टेंट है। समझ गई, एक तरह का सैनिटाइजर। और दूसरा काम? दूसरा काम थोड़ा पेचीदा है। याद है मैंने एंजाइम फैक्ट्री के बारे में बताया था, जो पेप्सिनोजन बनाती है? वो एंजाइम अपनी निष्क्रिय यानी सेफ मोड में बनता है। उसे आप एक कैंची की तरह समझ सकती हैं, जिस पर सेफ्टी लॉक लगा हुआ है। सेफ्टी लॉक क्यों? शरीर शुरू से ही काम करने वाली कैंची क्यों नहीं बनाता? बहुत अच्छा सवाल। सोचिए, अगर वो एंजाइम हर समय एक्टिव रहेगा तो वो पेट की दीवारों को ही पचाना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारी दीवारें भी तो प्रोटीन से ही बनी हैं। इसलिए शरीर उसे ऑफ मोड में बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही वो चाबी है जो इस सेफ्टी लॉक को खोलती है और निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देती है। अब ये कैंची प्रोटीन को काटने के लिए तैयार है। वाह, मतलब एसिड के बिना प्रोटीन का पाचन शुरू ही नहीं हो सकता। तो ये सक्रिय पेप्सिन प्रोटीन के साथ क्या करता है? क्या यहीं पर प्रोटीन पूरी तरह पच जाता है? नहीं, ये बस शुरुआत है। पेप्सिन प्रोटीन की लंबी लंबी लड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, जिन्हें पेप्टोन कहते हैं। ये पूरी तरह से पाचन नहीं है, बल्कि प्रोटीन को आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार करना है। डिसअसेंबली लाइन का पहला चरण। और क्या होता है अगर वो म्यूकस वाली सुरक्षा परत, वो शील्ड, कमजोर पड़ जाए? मैंने अल्सर के बारे में सुना है, क्या उसका इससे कोई लेना देना है? बिल्कुल सीधा लेना देना है। अगर वो म्यूकस की परत कहीं से भी हट जाए तो एसिड सीधे पेट की दीवार के संपर्क में आ जाता है और उसे जलाना शुरू कर देता है। इसी घाव को हम अल्सर कहते हैं। इसके पीछे अक्सर दो बड़ी वजह होती हैं। एक एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया जो इस म्यूकस की परत को खा जाता है, या फिर कुछ दर्द निवारक दवाएं यानी पेन किलर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। रुकिए, मतलब जो पेन किलर कोई सिर दर्द के लिए लेता है, हाँ। वो पेट की इस पूरी सुरक्षा प्रणाली को गड़बड़ा सकती है। ये तो एक बहुत बड़ी और जरूरी जानकारी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारे शरीर में सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब पेट में 4-5 घंटे की मथाई और एसिड बात के बाद खाना एक गाढ़ी अम्लीय लुगदी बन चुका है। अब ये डिसअसेंबली लाइन पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि कहानी में कुछ और किरदार भी हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मंच पर आते हैं पाचन तंत्र के दो सबसे बड़े सहायक, लेकिन कह सकते हैं गुमनाम नायक, यकृत यानी लिवर और अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। इनके बिना खासतौर पर फैट और प्रोटीन का पाचन अधूरा रह जाएगा। चलिए पहले यकृत यानी लिवर की बात करते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग है और दाईं ओर होता है। इसका क्या रोल है? लिवर एक खास रस बनाता है जिसे पित्त रस या बाइल जूस कहते हैं। ये बनता तो लिवर में है, लेकिन पास में ही एक छोटी सी थैली पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में जमा होता रहता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस रस में एक भी पाचक एंजाइम नहीं होता। बिना एंजाइम के? तो फिर ये पाचन में मदद कैसे करता है? ये एक बहुत ही अनोखे तरीके से मदद करता है। सोचिए, जब आप तेल और पानी को मिलाने की कोशिश करती हैं तो क्या होता है? वो अलग अगर रहते हैं, तेल ऊपर तैरता है। सही। हमारे खाने में मौजूद वसा यानी फैट का भी यही हाल है। वो पानी वाले माहौल में बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जिससे एंजाइम उस पर ठीक से काम नहीं कर पाते। हाँ, ये तो है। यहीं पर पित्त रस अपना जादू दिखाता है। उसमें होते हैं पित्त लवण यानी बाइल सॉल्ट्स। ये लवण बिल्कुल बर्तन धोने वाले साबुन की तरह काम करते हैं। जैसे साबुन चिकनाई को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, वैसे ही पित्त लवण वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को तोड़कर हजारों नन्ही नन्ही बूंदों में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं वसा का पाइसीकरण या एमल्सिफिकेशन। अच्छा, तो ये वसा को पचाता नहीं बल्कि उसे पचाने के लिए तैयार करता है। एक तरह से एंजाइमों के लिए काम आसान बना देता है। मैंने सुना है कि इसका रंग पीला हरा होता है, ऐसा क्यों? ये बिलीरुबिन और बिलीवार्डन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। ये असल में पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बने वेस्ट प्रोडक्ट हैं। लिवर इन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए पित्त रस में डाल देता है, और यही पिगमेंट बाद में हमारे मल को उसका खास पीला रंग भी देते हैं। क्या बात है! शरीर किसी भी चीज को बर्बाद नहीं होने देता। अब आते हैं दूसरे सहायक अंग पर, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। ये पेट के ठीक पीछे छिपा होता है। अग्नाशय को आप पाचन तंत्र का स्विस आर्मी नाइफ कह सकती हैं। ये एक मिश्रित ग्रंथि है, मतलब इसके दो काम हैं। एक तरफ तो ये इंसुलिन जैसे हार्मोन बनाकर ब्लड शुगर कंट्रोल करता है,
और दूसरी तरफ पाचन के लिए अग्नाशयी रस यानी पैंक्रियाटिक जूस बनाता है। और इस रस को इतना खास क्यों माना जाता है? इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं क्योंकि इसमें हमारी डिसअसेंबली लाइन के लिए जरूरी हर तरह के औजार मौजूद हैं। इसमें तीनों मुख्य पोषक तत्वों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पूरी तरह से पचाने वाले शक्तिशाली एंजाइम होते हैं। तीनों के लिए एक ही जूस में? ये तो बहुत कुशल प्रणाली है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं इसमें? इसमें होता है एमाइलेज, जो बचे हुए स्टार्च को माल्टोज शुगर में तोड़ता है। फिर आता है लाइपेज, जो उस पाइसीकृत वसा पर हमला करता है जिसे पित्त रस ने तैयार किया था और उसे फैटी एसिड में तोड़ देता है। और तीसरा ट्रिप्सिन, ये पेट से आए प्रोटीन के टुकड़ों यानी पेप्टोन को पकड़ता है और उन्हें उनके अंतिम और सबसे सरल रूप यानी अमीनो एसिड में तोड़ देता है। प्रोटीन का पाचन यहीं आकर पूरा होता है। तो अब हमारे पास सारे खिलाड़ी तैयार हैं। पेट से आया अम्लीय भोजन, लिवर से आया पित्तरस जो वसा को तैयार कर रहा है, और पेंक्रियास से आया एंजाइमों से भरा पूर्ण पाचक रस। ये सब एक ही जगह पर मिलते हैं, छोटी आंत। लेकिन क्या छोटी आंत खुद भी कुछ करती है या बस बाहर से आई मदद पर ही निर्भर रहती है? स्रोत में इसके अपने रस मतलब इंटेस्टाइनल जूस का भी जिक्र है। बिल्कुल, लिवर और पेनक्रियास की मदद से प्रोटीन और फैट का पाचन तो लगभग पूरा हो जाता है, लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी है। और वो है कार्बोहाइड्रेट्स। सही। इस स्टेज तक स्टार्च जैसा जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है वो सिर्फ माल्टोज में टूटा होता है, और माल्टोज अभी भी शरीर के इस्तेमाल के लिए काफी बड़ा मॉलिक्यूल है। यहीं पर छोटी आंत की अपनी स्पेशलिस्ट टीम काम आती है। इसके अपने रस में 3 खास एंजाइम होते हैं जो आप समझ लीजिए बहुत ही खास तरह की कैंचियों की तरह हैं। कैंचिया? हाँ, और हर कैंची सिर्फ एक ही तरह का धागा काट सकती है। अच्छा, तो ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है। कौन कौन सी हैं ये? पहली कैंची है माल्टेज। इसका काम है सिर्फ माल्टोज के धागे को काटना, जिससे हमें मिलते हैं ग्लूकोज के 2 छोटे छोटे अणु, और यही वो एनर्जी है जिसे हमारा शरीर सीधे इस्तेमाल कर सकता है। ओके। दूसरी कैंची है सुक्रेज, जो आम चीनी यानी सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ती है। और तीसरी है लैक्टेज। अच्छा, लैक्टेज। लगता है कई लोग इस एंजाइम से अच्छी तरह वाकिफ होंगे, खासकर वो जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो इसका मतलब यही हुआ कि उनके शरीर में ये खास कैंची यानी लैक्टेज कम बनती है या बनती ही नहीं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही वजह है कि दूध में मौजूद चीनी मतलब लैक्टोज उनके शरीर में पच नहीं पाती और दिक्कतें पैदा करती है। यह दिखाता है कि एक छोटा सा एंजाइम हमारे लिए कितना जरूरी हो सकता है। तो इन तीनों एंजाइम्स की मदद से हर तरह का कार्बोहाइड्रेट अपने सबसे सरल रूप में टूट जाता है। तो इसका मतलब पाचन का जो असली और फाइनल काम है वो तो छोटी आंत में ही खत्म होता है। किताबों में इसे शुद्रांत्र भी कहते हैं, पर असल में यही वो जगह है जहां खाना अपने सबसे छोटे यूजेबल फॉर्म में टूटता है। ये तो पूरे पाचन प्रोसेस का ग्रैंड फिनाले है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सारे पोषक तत्व हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब छोटे छोटे अणुओं में टूट चुके हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में कच्चा माल तैयार हो गया हो। लेकिन ये अभी फैक्ट्री के फ्लोर पर ही हैं। इन्हें असली काम तक यानी शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाने का सिस्टम क्या है? स्रोत में कुछ उंगली जैसी संरचनाओं का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये पाचन तंत्र के डिजाइन का शायद सबसे शानदार हिस्सा है। इन संरचनाओं को विलाई कहते हैं, हिंदी में दीर्घरोम। आप सोचिए, अगर 7.5 मीटर लंबी छोटी आंत अंदर से एक चिकनी पाइप जैसी होती तो पोषक तत्वों को सोखने के लिए मतलब अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत कम जगह मिलती। ये वैसा ही है जैसे आप एक छोटे से तौलिए से बहुत सारा पानी सुखाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, बहुत सारा पानी फैल जाएगा और तौलिया भी जल्दी गीला हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो प्रकृति ने इसका एक कमाल का हल निकाला। उसने आंत के पूरी अंदरूनी सतह पर लाखों करोड़ों उंगलियों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं बना दी। ये विलाई एक मखमल के कपड़े की तरह दिखती हैं। अच्छा। और इनकी वजह से पोषक तत्वों को सोखने के लिए जो सतह का क्षेत्रफल है वो अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाता है। कितना? मतलब कितना बढ़ जाता होगा? शायद कुछ स्क्वायर मीटर? एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा। क्या? एक टेनिस कोर्ट जितना? हमारे शरीर के अंदर? ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। और हर विलाई के अंदर खून की बारीक नलियों का एक जाल बिछा होता है।
इसी विशाल सतह से बचे हुए पोषक तत्व फिल्टर होकर सीधे खून में सोख लिए जाते हैं। ओके। और फिर खून एक हाईवे की तरह इन पोषक तत्वों को शरीर के हर कोने, हर कोशिका तक पहुंचा देता है जहां उनकी जरूरत होती है। मतलब ऊर्जा बनाने के लिए या शरीर की मरम्मत के लिए? हाँ, या फिर विकास के लिए। छोटी आंत ने अपना काम कर दिया, पाचन पूरा किया और सारे काम के पोषक तत्व निकाल लिए, लेकिन हर प्रोसेस में कुछ कचरा तो बचता ही है। तो इस बिना पचे हुए भोजन का क्या होता है? यहीं से बड़ी आंत का रोल शुरू होता है ना? एकदम सही। जो कुछ भी छोटी आंत में नहीं पच पाता या सोखा नहीं जा सकता, जैसे फाइबर। हाँ, जैसे फाइबर, वो आगे बड़ी आंत में धकेल दिया जाता है। इसे किताबों में बृहदांत्र भी कहते हैं। और यहाँ एक मजेदार बात है जिसका जिक्र स्रोत में भी है। छोटी आंत की लंबाई करीब 7.5 मीटर होती है, जबकि बड़ी आंत सिर्फ 1.5 मीटर लंबी है। फिर भी उसे बड़ी आंत क्यों कहते हैं? ये नाम थोड़ा धोखा देने वाला लगता है। शायद उसकी चौड़ाई की वजह से? बिल्कुल, ये उसकी चौड़ाई के वजह से ही है। बड़ी आंत छोटी आंत से काफी ज्यादा चौड़ी होती है, करीब 3 इंच, जबकि छोटी आंत मुश्किल से 1 इंच चौड़ी होती है। अच्छा। बचे हुए पदार्थ में से पानी और कुछ जरूरी लवणों, मतलब सॉल्ट्स, को वापस सोख लेना। ये पानी सोखने की प्रक्रिया इतनी जरूरी क्यों है? ये बहुत जरूरी है। शरीर पानी को बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर बड़ी आंत ये काम ना करे तो शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाएगा और डिहाइड्रेशन हो सकता है। साथ ही ये बचे हुए कचरे को एक ठोस रूप देने में मदद करती है ताकि वो शरीर से आसानी से बाहर निकल सके। अगर ये पानी नहीं सोखेगी तो मल बहुत पतला होगा, और अगर बहुत ज्यादा सोख लेगी तो कब्ज हो सकता है। सही। ये एक बहुत ही बारीक संतुलन है। स्रोत में बड़ी आंत के 3 हिस्से भी बताए गए हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। और यहीं पर वो अपेंडिक्स भी होता है जिसके बारे में हम सुनते हैं कि अब इसका शरीर में कोई काम नहीं है। सही कहा। रेक्टम यानी मलाशय वो आखिरी हिस्सा है जहां मल शरीर से बाहर निकलने से पहले जमा होता है। और अपेंडिक्स उसी शुरुआती हिस्से सीकम से जुड़ा होता है। मेडिकल भाषा में इसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। मतलब एक अवशेषी अंग। हाँ, एक ऐसा अंग जो विकास के दौरान पीछे छूट गया। हमारे पूर्वजों में शायद इसका कोई काम रहा होगा, पर अब ये बस एक साइड नोट की तरह है। कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसे ऑपरेशन से निकाल देते हैं और शरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ तक तो इंसानी पाचन की बात हुई, लेकिन अब उस मजेदार सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। स्रोत में जुगाली करने वाले जानवरों यानी रूमिनेंट्स की बात की गई है। गाय आराम से घास पचा लेती है, हम नहीं। उनके पाचन तंत्र में ऐसा क्या खास है? उनकी व्यवस्था हमसे बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा जटिल है। इसकी वजह है घास में मौजूद सेल्यूलोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज? हाँ, सेल्यूलोज बहुत मजबूत होता है और हमारे एंजाइम्स इसे तोड़ ही नहीं सकते, लेकिन गायों ने इसका तोड़ निकाल लिया है। सबसे बड़ा अंतर उनके पेट में है। हमारे पास एक हिस्से वाला पेट है, जबकि उनके पेट में 4 हिस्से होते हैं। 4 हिस्से? तो उनका पेट एक तरह से 4 कमरों वाला घर है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा और पहला कमरा र्यूमन कहलाता है। र्यूमन? जी, गाय घास को जल्दी जल्दी बिना ठीक से चबाए निगलकर सीधे र्यूमन में जमा कर लेती है। ये एक तरह का स्टोरेज टैंक है। यहाँ भोजन का सिर्फ आंशिक पाचन होता है और इस आधे पचे भोजन को कर्ड या जुगाल कहते हैं। अच्छा, तो इसीलिए हम गाय भैंस को अक्सर बिना कुछ खाए भी मुंह चलाते हुए देखते हैं। वो जुगाली कर रही होती हैं, मतलब वे उसी कर्ड को र्यूमन से वापस अपने मुंह में लाती हैं। बिल्कुल। जब वे आराम कर रही होती हैं तो र्यूमन से थोड़ा थोड़ा कर्ड वापस मुंह में लाती हैं और उसे आराम से अच्छी तरह चबाती हैं। इसी प्रक्रिया को रमंथन या जुगाली करना कहते हैं। इससे घास के रेशे अच्छी तरह टूट जाते हैं। लेकिन असली जादू तो अभी बाकी है। और वो क्या सिर्फ दोबारा चबाने से सेल्यूलोज पच जाता है? नहीं, असली हीरो तो वो करोड़ों बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव हैं जो उनके रूमन में रहते हैं। ये बैक्टीरिया वो काम करते हैं जो गाय का शरीर खुद नहीं कर सकता। वो सेल्यूलोज को तोड़ते हैं? हाँ, वे सेल्यूलोज को तोड़ने वाले खास एंजाइम बनाते हैं। ये एक शानदार सहजीवी रिश्ता है। गाय बैक्टीरिया को रहने के लिए घर और भोजन देती है और बदले में बैक्टीरिया गाय को घास में छिपी ऊर्जा को अनलॉक करने में मदद करते हैं। वाह। इसके अलावा उनकी छोटी आंत भी इंसानों से कहीं ज्यादा लंबी होती है,
जिससे पोषक तत्वों को सोखने के लिए और भी ज्यादा समय और सतह मिल जाती है। और स्रोत में इंसानों और जानवरों के सीकम की तुलना भी की गई है। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण अंतर है। सीकम, जो बड़ी आंत का शुरुआती हिस्सा है, वो शाकाहारी जानवरों में बहुत बड़ा और विकसित होता है। यह भी सेल्यूलोज पचाने वाले बैक्टीरिया का एक और घर है। और इंसानों में? इंसानों में ये बहुत छोटा होता है और उसी से अपेंडिक्स जुड़ा होता है। ये दिखाता है कि कैसे विकास के क्रम में हमारे भोजन के बदलने से हमारे पाचन तंत्र के कुछ हिस्से कम महत्वपूर्ण हो गए। तो इसका कुल मतलब क्या है? जब हम इन दोनों सिस्टम्स को साथ में देखते हैं तो एक बात तो साफ है, हमारा पाचन तंत्र एक अविश्वसनीय रूप से कुशल कारखाना है। हर हिस्से का अपना खास काम है, हर कोई अपना रोल जानता है, कहीं भोजन टूटता है, कहीं पचता है और कहीं से पोषक तत्व तो सोखे जाते हैं। और जब हम इसकी तुलना जुगाली करने वाले जानवरों से करते हैं तो यह और भी साफ हो जाता है कि पाचन तंत्र भोजन के हिसाब से कितना अनुकूलित होता है। सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता शाकाहारी जानवरों के लिए एक असाधारण विकासवादी लाभ है, जो उनके पेट की अनोखी संरचना और उन बैक्टीरिया की वजह से ही मुमकिन है। हाँ, उन सहजीवी बैक्टीरिया की फौज के बिना ये संभव ही नहीं होता जो उनके लिए ये मुश्किल काम करते हैं। इस पूरी चर्चा में जानवरों में सेल्यूलोज पचाने वाले बैक्टीरिया का जिक्र बार बार हुआ और ये हमारे अपने शरीर के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमारी बड़ी आंत में भी खरबों बैक्टीरिया रहते हैं जिन्हें हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। हाँ, गट माइक्रोबायोम। वे भले ही हमें घास पचाने में मदद ना करते हों, लेकिन वैज्ञानिक लगातार ये खोज रहे हैं कि ये बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी से लेकर हमारे मूड तक हर चीज को कैसे प्रभावित करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे शरीर में और कौन से ऐसे छिपे हुए मददगार हो सकते हैं जिनकी भूमिका को हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं।